नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। चंपत राय के कामकाज से अब वीएचपी ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि उनके गलत कामों की जिम्मेदारी संगठन नहीं लेगा। वहीं चंदा चोरी के तीखे सवालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी ने कई अनकहे सवालों को जन्म दे दिया। मंदिर के खजाने से लेकर टीएमसी की बगावत और मध्य प्रदेश के हाई वोल्टेज केस तक आज की हर बड़ी और जरूरी खबर जानेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। चंपत राय से वीएचपी ने बनाई दूरी, कहा उनके गलत काम के लिए हम जिम्मेदार नहीं। राम मंदिर दान विवाद पर सवालों से बचे मोहन भागवत सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़े। राम मंदिर दान चोरी में बड़ा खुलासा, रोज 6 से 8 लाख गबन का आरोप। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गड़बड़ी के आरोप, जांच शुरू। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर बागी गुट का कब्जा, ताले बदलकर नए पोस्टर लगाए। अब शुरुआत करते हैं वीएचपी की चंपत राय से बनाई दूरी से। हिंदू विश्व परिषद यानी वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय के कामों के लिए विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार नहीं। आलोक कुमार ने कहा कि इस घटना से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख को नुकसान पहुंचा है, वीएचपी की साख को नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के दिन ही वीएचपी ने साफ कह दिया था कि हमारा काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रायश्चित यानी गलती का प्रायश्चित होना चाहिए। सबसे पहले निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो, उनके खिलाफ मुकदमा चले और अगर वो दोषी साबित हो तो उन्हें सजा मिले, तभी लोगों का भरोसा वापस आएगा। उनसे सवाल किया गया कि क्या वीएचपी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस सवाल पर आलोक कुमार ने कहा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी क्लब का सदस्य हो और वहां पैसे का गबन कर दे तो क्या पूरी सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए वीएचपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नागपुर में राम मंदिर दान विवाद पर पूछे गए सवालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत ने से राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जब सवाल पूछे गए तो इन सवालों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़ गए। हालांकि कार्यक्रम में भागवत ने भारत के गौरव और उसकी बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। भागवत के अनुसार भारत तभी विश्व को नेतृत्व दे पाएगा जब देश खुद मजबूत और समृद्ध बनेगा। उन्होंने बताया कि अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस संगठन का और ज्यादा विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में हर दिन 6 से 8 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ। दरअसल अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि हर दिन 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। दान की गिनती की निगरानी एसबीआई के पास है और इसमें एक निजी एजेंसी भी शामिल है। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी एसआईटी के शक के घेरे में आ गई है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखेगी। मुख्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव पर गिनती के दौरान पैसे चोरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी का पैसा मंदिर के पास एक पार्क में बांटा जाता था। एसआईटी ने ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरी बार पूछताछ की है। उनसे उनकी चल अचल संपत्ति और आय के स्रोतों का पूरा ब्यौरा मांगा है। जांच टीम अब ट्रस्ट के पिछले ऑडिट रिपोर्ट की फिर से जांच करने पर भी विचार कर रही है। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस ने अब तक करीब 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों के घरों की तलाशी से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे चोरी के पैसों के निवेश का पता चलेगा। पुलिस अब ये जांचने की कोशिश कर रही है कि चोरी का पैसा कहां खर्च या निवेश किया गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि वो एक दूसरे की मिलीभगत से चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस को शक है कि ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। हालांकि कुल चोरी की रकम अभी तय नहीं है। जांच टीम ने मंदिर के पिछले 45 दिनों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। पुलिस अब आरोपियों द्वारा हाल ही में खरीदी गई संपत्तियों और वाहनों की भी जांच कर रही है। पकड़े गए सभी आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका
और चोरी की शुरुआत के बारे में और सबूत जुटा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ट्रस्ट के खातों और दान की राशि की स्वतंत्र जांच की मांग की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि करोड़ों भक्तों के दान की सुरक्षा जरूरी है। सांसद ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। साथ ही कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने मांग की कि जब तक जांच पूरी ना हो बड़े वित्तीय फैसले न लिए जाएं। याचिका में ट्रस्ट से दान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया है। इसमें नगद, डिजिटल दान और विदेशी चंदे का पूरा हिसाब देने की बात है। साथ ही सभी डिजिटल और कागजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। सुधाकर सिंह ने साफ कहा है, ये मामला केवल पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। इसका उद्देश्य मंदिर की धार्मिक परंपराओं में कोई दखल देना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी जोरदार वकालत की, ताकि जनता का भरोसा बना रहे और दान का पैसा सुरक्षित रहे। अब देखना होगा कि अदालत इस गंभीर याचिका पर क्या रुख अपनाती है। बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बेहद तीखा बयान दिया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि अगर वो पर्ची खोलेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे। इसी बात पर कटियार भड़क गए और उन्होंने शास्त्री को चोर करार दिया। जब एक पत्रकार ने विनय कटियार से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री को तुमने नाम ले लिया, काहे धीरेन्द्र शास्त्री को लाए बीच में, चोर है वो तो। बता दें, कटियार ने दावा किया कि मंदिर में भारी गबन हुआ है, जिससे भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राव इस गबन के असली जिम्मेदार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एसआईटी की जांच के बाद इन तीनों को जेल जाना पड़ सकता है। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में बड़ा चढ़ावे की गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू हो गई। दान विवाद की जांच के लिए समिति बनाई गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी की खबरें और आरोप सामने आए हैं। मंदिर समिति ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यह समिति पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी। अगर जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है वो उनका निजी सचिव नहीं बल्कि समिति का एक नियमित कर्मचारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई मंदिर सुरक्षित है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर किया कब्जा। जज को धमकी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त। पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूजीलैंड की झटका देने की तैयारी और खामनी की विदाई में रो पड़े ईरान के बड़े नेता। टीएमसी के बागी गुट ने कोलकाता स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट ने कोलकाता के मुख्य पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। इस दौरान फिरहाद हकीम और जावेद खान समेत कई विधायक उनके साथ मौजूद थे। बागी नेताओं ने न केवल दफ्तर के गेट के ताले बदल दिए बल्कि नए पोस्टर भी लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि अब इससे ये इमारत उनकी पार्टी का आधिकारिक मुख्यालय होगा। बागी नेताओं ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरमैन घोषित किया है। हालांकि ममता बनर्जी की तस्वीरें और कटआउट्स की दफ्तर में वैसे ही रहने दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज तबस्सुम खान को धमकी मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। जज तबस्सुम खान ने गौ तस्करी मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया। हाई कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला करार दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी फैसले से नाराज होकर जज को डराना गलत है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने इसे गंभीर मामला माना। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का आदेश दिया। राज्य सरकार को जज की सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने को भी कहा गया। पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसलों से असहमति के लिए कानून में अपील का प्रावधान है। धमकी देकर किसी जज को डराना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड भारतीयों के लिए अपने इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसकी पुष्टि इमिग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने की है। हालांकि अभी तक इन प्रस्तावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस कदम का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि ये नियम केवल भारत को निशाना बना रहे हैं। पीटर्स के मुताबिक ये कदम भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। इसी महीने 10 जुलाई को पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर जा रहे हैं। अब सरकार को जवाब देना होगा कि ये सख्ती सिर्फ भारतीयों के लिए क्यों है। पाकिस्तान में 2 विदेशी महिलाओं के साथ गैंगरेप के मामले में डिप्टी पीएम के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। इस हाई प्रोफाइल केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें डिप्टी पीएम इशाक डार का एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहम्मद रजा डार को अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। ये महिलाएं नीदरलैंड और वेनेजुएला की रहने वाली हैं, जिन्हें 29 जून को अगवा किया गया था। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वो आरोपी रजा डार से सिंगापुर में मिली थी और उसी ने उन्हें पाकिस्तान बुलाया था। आरोपी और ये महिलाएं एक क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में पार्टनर भी थी। लाहौर पहुंचने पर आरोपियों ने उन्हें एक घर में बंधक बना लिया और गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी रिहाई के लिए फिरौती की भी मांग की। स्पेन से एक पीड़िता के पिता की कॉल आने के बाद पुलिस ने महिलाओं को रेस्क्यू किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की विदाई पर शीर्ष नेता भावुक हो गए। विदाई समारोह में संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीवाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची फूट फूट कर रो पड़े। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक मोतामदियन ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 6 बजे से तेहरान के प्रेयर ग्राउंड्स के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। भीड़ को देखते हुए लोगों के से समय पर पहुंचने की अपील की गई। उधर बगदाद के गवर्नर अतबान अल अतबानी ने भी इस मौके पर शहर को बंद रखने की घोषणा की। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.